Hello friends, welcome back to session 5 of our chapter Redemption of Debenture. ये वाला सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग करेंगे when the company purchase their debenture from open market, but उसको immediately cancel नहीं करते, उसको वो अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख के रखते हैं। तब ये सिचुएशन जो होता है, उसमें कंपनी क्या एंट्री पास करती है और किस तरह के अकाउंट खोलती है। चलो देखते हैं इसका नियम कानून क्या है। The topic is when debentures are kept as an investment. जब डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट हम अपने पास रखते हैं तो एंट्री क्या करते हैं। It is not necessary for a company to immediately cancel its own debenture. कंपनी के लिए ऐसा कोई कंपल्शन या जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने डिबेंचर को इमीडिएटली कैंसिल करे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आफ्टर परचेजिंग देम। In fact, when the company has surplus funds, instead of investing these funds in the securities of other companies, it buys its own debenture as investment. This is due to the following reasons. Number one, sometimes the own debenture are available in the open market at less than the face value. Question आता है, जब कंपनी के पास कुछ सरप्लस पैसा बचा होता है तो उस पैसा से कंपनी क्या करती है, उस पैसा से कंपनी बोलती है इस पैसा को पड़े रखने से अच्छा है अपना ही डिवेंचर बाजार से खरीद लो, अगर वो डिवेंचर बाजार में सस्ते में बिक रहा है। क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या क्या है? समटाइम्स द ओन डिवेंचर आर अवेलेबल इन द ओपन मार्केट एट लेस देन द फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू से कम में मिल रहा है तो मौका अच्छा है, खरीद लो। नंबर टू, इट वुड बी सेविंग द इंटरेस्ट विच वुड अदरवाइज हैव बीन पेएबल ऑन डिवेंचर। तो अगर हम बाजार से डिवेंचर खरीद के अपने पास ही रखते हैं तो मेरे को किसी बाहर वालों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं देना होगा, तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा बच जाएगा। एंड नंबर थ्री, सच डिवेंचर्स आर केप्ट अलाइव एंड कैन बी सोल्ड ऑफ इन द मार्केट। और अगर बाद में मार्केट बढ़ जाता है और मेरे डिवेंचर का दाम बढ़ जाता है तो हम दोबारा से बाजार में उसको बेच सकते हैं। तो अगर दोबारा से अगर हम रीसेल कर देंगे तो मेरे को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट ऑन सेल भी हो जाएगा। तो कंपनी इस तरह से देखती है कि अभी सस्ता में, जैसे हम लोग शेयर जब करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई शेयर मेरे को सस्ता में मिल रहा है तो हम खरीद लेते हैं, जब दिखता है वो थोड़ा बढ़ गया, बेच के कुछ प्रॉफिट आ सकता है तो उसको बेच देते हैं। तो उस तरह से यहां भी किया जा सकता है। When a company purchases its own debenture as investment and not for cancellation, यानी वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है, कैंसिलेशन के लिए नहीं खरीद रहा है, the account named investment in own debenture account is open. वहां पर हम लोग लिखते थे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक जब खरीदते थे, तो यहाँ पर ओन डिबेंचर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। तो वही चीज यहाँ पर भी देखो बुक में भी लिखा हुआ जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी परचेज ₹50,000 of its own debenture at ₹49,000 as investment, the entry will be investment in own debenture account debit 49,000 to bank 49,000। सर यहाँ पर 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट का एंट्री अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डिबेंचर को अभी कैंसिल नहीं किए। जब हम लोग डिबेंचर को कैंसिल करेंगे तब 1,000 का प्रॉफिट का एंट्री होगा, या फिर अगर ये डिबेंचर को हम 50,000 रुपए में दोबारा मार्केट में रीसेल कर देंगे तब 1,000 का प्रॉफिट होगा। पर जब तक या तो डिबेंचर कैंसिल नहीं हुआ है या तो डिबेंचर को हमने रीसेल नहीं कर दिया है, तब तक कोई प्रॉफिट का एंट्री नहीं आएगा। It should be noted that in the above entry, investment in own debenture account will be debited with the amount actually paid, disregarding the face value of the debenture purchased. हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि डिबेंचर कितने रुपए का फेस वैल्यू का है। Profit or loss on purchase is not recorded in the above entry because own debenture in this case have been purchased as an asset and no profit or loss arise on the purchase of asset. Purchase करने से कोई profit या loss नहीं आता है, Purchase करने के बाद जब हम उसको resell कर देते हैं तब actually profit या loss आता है। So investment in own debenture will appear on the asset side of the company's balance sheet at the purchase price, that is 49,000. If the above company had issued say 15% debenture of total amount 5 lakh, then
देयर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में वो इस तरह से दिखाई देगा। बैलेंस शीट एज एट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट। फिर रोमन 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर नोट 1 में जाके लिख देंगे 5 लाख रुपए। नोट 1 क्या है? नोट 1 में जाके लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में जाके लिखेंगे 15% डिवेंचर 5 लाख रुपए। फिर ऊपर में जाएगा रोमन 2 असेट्स, उसके अंदर आएगा नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट के अंदर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 2 49,000। ये कहां से आया? नोट में जाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखेंगे ओन डिवेंचर, यानी इन्वेस्टमेंट किसमें की है? खुद के डिवेंचर में, जिसका फेस वैल्यू 50,000, पर यहां पर 49,000 ही दिखेगा। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया कि किस तरह से बैलेंस शीट में ये दिखेगा। ये डिवेंचर जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है वो मेरा असेट साइड में जाएगा, नॉन करंट असेट, उसके अंदर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसमें दिखेगा जिस दाम पे हमने खरीदा है। क्लियर? ओन डिवेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, a company had rupees 5 lakh 15% debenture outstanding on 1st April 2010. On the same date, as per the terms of the issue, the company purchased rupees 50,000 debentures at rupees 98 in the open market. यानी उसके पास 5 लाख का डिवेंचर था, तो अगर 100 रुपया करके है तो उसके पास 5,000 डिवेंचर था। उसने बाजार में मौका देखा और 500 डिवेंचर 98 रुपीस करके खरीद लिया। ठीक है? Give journal entries if number 1 the debentures are purchased for immediate cancellation, इसके पहले वाले सेशन में जो टॉपिक सीखे थे, एंड नंबर 2 if the debentures are purchased for investment। यानी हम लोग का दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इमीडिएटली कैंसिल करते हैं तो क्या एंट्री होगा, और अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो क्या एंट्री होगा। Also show how the above debentures will be shown in the company's balance sheet in both the cases। और दोनों केसेस में बैलेंस शीट में वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये बताओ। इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू डीआरआर एंड इन्वेस्टिंग द 15% अमाउंट। यानी डीआरआर वाला भी कोई एंट्री नहीं दिखाना है, और 15% का जो इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उसका भी कोई एंट्री नहीं दिखाना। तो पहले देखते हैं केस 1 व्हेन द डिबेंचर्स आर परचेज्ड फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहले 1 अप्रैल को ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 49,000 रुपीज, फिर 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया, टू ओन डिवेंचर 49,000, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,000 रुपीज, और ये प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,000। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? तो बैलेंस शीट में देखो क्या होगा, समझ लो। Balance sheet as at 31st March 2011, particulars note number 31st March 2011 and previous year 31st March 2010। मैंने पहले भी बोला है कि बैलेंस शीट का जब भी हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का कॉलम बनेगा। अगर प्रीवियस ईयर का डेटा मौजूद है तो लिखेंगे वैल्यू, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ देंगे। बट फॉर्मेट जब बनाएंगे तो करंट और प्रीवियस दोनों ईयर का कॉलम बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर रोमन 1 लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 1 वहां पर आ जाएगा। करंट ईयर में हम लोग के पास 4.5 लाख का डिबेंचर है, पिछले साल ये 5 लाख का था। क्यों? क्योंकि अभी जो 50,000 का डिबेंचर है वो हमने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया है, तो मेरा जो डिबेंचर 5 लाख का था अब घट के 4.5 लाख हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स में होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15% डिबेंचर 4.5 लाख। ऐसा तब होगा जब हम लोग इमीडिएटली कैंसिल कर देते। दूसरा केस आता है जब हम लोग इमीडिएटली कैंसिल नहीं करके उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखते हैं। तो 2010 अप्रैल 1 इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 49,000, 50,000 ओन डिबेंचर परचेज्ड एट इन्वेस्टमेंट एट 98%।
इसको कैंसिल तो कर नहीं रहे हैं, तो इसका बैलेंस शीट कैसा दिखेगा वो समझो। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो रोमन 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वहां नोट 1 देखे पिछले साल भी 5 लाख, इस साल भी 5 लाख। फिर असेट में दिखेंगे नॉन करंट असेट, उसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, नोट नंबर 2 कितना में खरीदे 49,000। तो हम लोग का नोट कैसा दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 15% डिवेंचर 5 लाख। फिर नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर फेस वैल्यू 15,000, 50,000, 49,000 अमाउंट। ओन डिवेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, हम लोग उसको करंट इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, कि कैंसिलेशन कितने दिन के बाद करने का कंपनी का प्लान है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम लोग नॉन करंट के अंदर में दिखाएंगे और ये नोट लिख देंगे एग्जाम। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, डिबेंचर परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट मे बी सोल्ड बाय द कंपनी इन द ओपन मार्केट और मे बी कैंसिल्ड। अब जो डिबेंचर को हम एज एन इन्वेस्टमेंट रखे हैं अपने पास, उसको या तो हम इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको बाजार में हम रीसेल भी कर सकते हैं, whenever it so desires. If in the above illustration the company wants to cancel its investment in own debenture, the following entry will be passed. अगर कंपनी थोड़े दिन बाद डिसीजन लेता है कि अब ये डिबेंचर को कैंसिल कर देना है, तो कैंसिलेशन का जो 2 एंट्री होता है वो कर देंगे। 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 49,000, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन 1,000, और फिर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन टू कैपिटल रिजर्व 1,000। और अगर वो रीसेल कर देता है और रीसेल में उसको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो फिर कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता है, वो रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर, such profit or loss is treated as revenue profit or loss and hence it is transferred to statement of profit and loss. 1. Profit on sale of investment in own debenture is shown under income in the statement profit and loss. ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर में जो प्रॉफिट होगा जब हम उसको बेच देंगे, तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अदर इनकम के अंदर में आएगा, और अगर रीसेल करते समय हम लोग को नुकसान हो गया तो वो अदर एक्सपेंसेस बोल के आएगा इन पीएल स्टेटमेंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो अदर इनकम में आएगा और अगर लॉस हुआ तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, यानी इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? चलो अभी एक सम करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट। Gunjan Construction Limited issued 5,008% debenture of 500 each. The board of directors decided to purchase 1,000 debenture at a price of 485 each for investment purpose. यानी 5,000 डिबेंचर इशू कर रखे हैं, बाजार में मौका दिखा, सस्ता में मिल रहा था 485 में 500 का डिबेंचर, तो उन्होंने 1,000 डिबेंचर खरीद लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। After few months, they decided to sell off these debentures at the rate of 510 each. तो 485 में खरीदा हुआ डिबेंचर को 510 रुपया में बाजार में बेच दिया, तो कितना का फायदा हुआ, 25 रुपया। रिकॉर्ड नेसेसरी इंक्रीज इन द अबव ट्रांजैक्शन। तो ऑन द डेट ऑफ इशू, देखो यहाँ पर डेट तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग डेट में ऐसे लिखेंगे, ऑन द डेट ऑफ इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 25 लाख रुपया। हम लोग जब इशू किए थे तो 5,000 डिबेंचर 500 रुपया करके इशू किए थे, तो 25 लाख रुपया आया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर ट्रांसफर कर। फिर जब हम लोग परचेज किए तो ऑन द डेट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000 डिबेंचर 485 कर, तो 4,85,000 का परचेजिंग हो गया। फिर जब हम उसको रीसेल किए ऑन द डेट ऑफ सेल, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,10,000 रुपया, क्योंकि 510 रुपया करके बेचे थे, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 4,85,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, तो बेच के 25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो 25,000 रुपया का ये एंट्री हो गया। नोट
the company is not required to create DRR, and also there is no need to invest 15% amount because the debentures are purchased for investment and not for cancellation. तो जब डिबेंचर को हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं और उसको कैंसिल करने का हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं होता है, तब हम लोग को डीआरआर क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है और ना ही हम लोग को 15% रुपया का कोई इन्वेस्टमेंट खरीदने का जरूरत है। ये दोनों ही कंडीशन हम लोग को फुलफिल करने का जरूरत नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब हम डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और उसे कैंसिलेशन करने का कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं होता। पर अगर हम लोग कैंसिलेशन करना चाहें बाद में, तो फिर ये दो कंडीशन को पूरा करने के बाद ही कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, मान लो कि हमने आज खरीदा, तो आज मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखूंगा, तो आज मैंने ना डीआरआर फुलफिल किया ना 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट फुलफिल किया, कोई बात नहीं। पर आज से 6 महीना बाद अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को तो इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करने से पहले मेरे को डीआरआर का प्रोविजंस भी फुलफिल करना होगा और 15% का जो इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ता है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा, उसके पहले कैंसिल नहीं होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है? जो डिबेंचर हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा है, तो उस पे जब हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा, तो कुछ इंटरेस्ट तो हम लोग को खुद को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ डिबेंचर हमने अपने पास रखा है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो सीखना है। When a company purchases its own debenture from the open market, and instead of immediately cancelling these debentures, the debentures are carried as an investment. Interest saved on such debenture must be reckoned as income. यानी जो इंटरेस्ट मेरा बच जाएगा वो चीज मेरे को एज एन इनकम दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैड ₹5 lakh 10% डिबेंचर, and out of these it purchased ₹1 lakh debenture itself and carries the same as investment. तो 5 लाख का डिबेंचर इशू किया हुआ था, 10% ब्याज देना था, यानी 50,000 रुपया ब्याज देना था। पर हुआ क्या, मैंने 1 लाख का डिबेंचर खुद खरीद के एज एन इन्वेस्टमेंट रख लिया, तो 1 लाख पे 10% जो इंटरेस्ट है वो तो मेरे को खुद को मिल जाएगा, वो तो मुझे किसी आउटसाइडर को पे करने का जरूरत नहीं है, तो वो 10,000 रुपया का इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम कहलाएगा। एंट्री कैसे करना होगा वो देखो। एंट्री होगा पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, ये हम लोग को पे करना है टोटल। उसमें बाहर वालों को यानी डिबेंचर होल्डर को जाएगा 40,000 रुपए, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 40,000 रुपए एंड टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और मेरे खुद के पास इंटरेस्ट बच जाएगा 10,000 रुपए। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 रुपया, और मेरा जो खुद का इंटरेस्ट है वो चला जाएगा पीएल में, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपये, यानी ये जो 10,000 रुपया मेरे को खुद को इंटरेस्ट मिला वो हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर बाकी जो खर्चा हुआ 40,000 रुपया इंटरेस्ट का वो पीएल में डेबिट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000। तो इंटरेस्ट तो टोटल 50,000 रुपया हुआ, तो 50,000 रुपया से पीएल डेबिट हुआ और 10,000 रुपया से पीएल क्रेडिट हो गया, तो इनडायरेक्टली पीएल नेट डेबिट हुआ 40,000 से। पर हम लोग नेट 40,000 का एंट्री नहीं कर सकते, मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट अर्नड का एंट्री दिखाना होगा और 50,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का एंट्री दिखाना। ठीक है, जो क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 40,000 प्लस 10,000 50,000 is shown as finance cost in the statement of profit and loss, and the portion of interest pertaining to investment in own debenture, that is ₹10,000, is treated as income and shown as other income in the statement of P. तो 10,000 जो हमें खुद को मिला वो पीएल स्टेटमेंट में अदर इनकम के अंडर में हम लोग दिखा देंगे, और 50,000 रुपया जो टोटल इंटरेस्ट है वो पीएल अकाउंट में या पीएल स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में आएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में और कुछ सीखने का नहीं है, और हमने काफी डिटेल में बहुत अच्छा से एक एक चीज को रीड करते हुए बहुत अच्छा से ये चैप्टर को किया है। अब अपने को क्या चाहिए कि थोड़ा सम अच्छा से प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैंने सेशन वाइज सेशन में ब्रेक किया कि एक एक टॉपिक हम लोग एक सेशन में करेंगे, आप लोग घर जाओ उसको प्रैक्टिस करो एंड देन कम बैक एंड वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। तो अगर आपने उस तरह से इसको प्रैक्टिस किया है तो होपफुली पूरा चैप्टर अच्छा से हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा।
स्टिल उसके बाद भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट बच जाता है तो डेफिनेटली हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करें। So this was all about this chapter, redemption of debenture. Thank you so much for attending the class. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।